ऐश्वर्या जी, हम शायद भूल गए हैं, नवंबर 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ऑर्डर पारित किया कि 15 आतंकवादी जो उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जेल में बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाए और उनके खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं वो केस विड्रॉ कर दिया जाए, आतंकवादियों के केस विड्रॉ कर दिए जाए। वो तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव जी की सरकार को फटकारा और कहा कि सरकार निर्णय नहीं लेगी कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है, ये निर्णय कोर्ट लेगा कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है। आपको याद होगा 2006, 2007 और 2008 में अनेकों बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। गोरखपुर में हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, इन सब के कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसके नतीजे में 45 लोगों की बर्बस हत्या हो गई थी। इस प्रकार के हालत में भी उन सभी एक्यूज्ड के खिलाफ जो बाद में कन्विक्ट हो गए, उन सभी के खिलाफ जो केस चल रहे थे उसको अखिलेश यादव जी वापस लेना चाहते थे। 2008 में 2 आतंकवादियों के खिलाफ जो केस चल रहे थे उसको मायावती जी वापस लेना चाहती थी। आप देखिए, और छोड़िए ये तो छोटे छोटे केस जिनके विषय में हम जानते नहीं है, छोटे इन द सेंस बहुत चर्चा में नहीं आए, मगर याकूब मेमन जिसको फांसी सुप्रीम कोर्ट तक हो गई, लोअर कोर्ट, मिडिल कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फांसी हो गई, उसके लिए भी ये सब आधे रात को जाके खड़े हो गए थे, आधी रात को कि अरे छोड़ो छोड़ो, ये मुस्लिम है, ये आतंकवादी नहीं है, इसको हमें फांसी नहीं देना है। सोचिए जरा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जब ये नारेबाजी चल रही थी उस नारेबाजी के साथ राहुल गांधी जेएनयू में खड़े थे। अफजल गुरु के कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन्हें फांसी दी थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों जिंदा हैं उसको लेकर भी राहुल गांधी बहुत चिंतित है और बहुत पीड़ित है। ओनली संबित पत्रा। संबित, जब आप कहेंगे कि ये फेक न्यूज पेडल करते हैं, ये एक प्लान से होता है, तो आप पे फिर एफआईआर करा देंगे किसी कांग्रेस प्रशासित राज्य में, है ना, कि ये तो भाई मैन्युपुलेटेड है। लेकिन सेना के ऊपर सवाल उठाने पर कोई डर नहीं होता है ना। जरा मेजर जनरल जीडी बख्शी और के सिन्हा से अगर पूछें कि इन्होंने अपने जीवन के कितने साल अपने परिवार से दूर आपके और हमारे लिए, हमारे परिवारों, पूरे भारत के लिए निकाल दिए, और उनके ऊपर 1 मिनट में जिसका मन आता है सवाल उठा देता है संबित पात्रा, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ होता नहीं है। आपने देखा होगा आए दिन वो घूम घूम के देश के विभिन्न हिस्सों में जो विभिन्न कोर्ट्स हैं, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके हाथ जोड़ जोड़ के माफी तो मांग ही रहे हैं। अभी आपने देखा था सूरत गए थे, वहां पर ये सुधरते नहीं है, मांगा और माफी मांगने के बाद जब बाहर निकले तो नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधर नहीं सकते हैं, ये ऐसे ही हैं, डिफेक्टिव है सब। तो ये बाहर जब निकले थे माफ़ी मांग करके सूरत के कोर्ट से, तो ऊपर से छत से भी लोग चिल्ला रहे थे और किस प्रकार से राहुल गांधी जी से मजे ले रहे थे, ये सबने सब देखा था। देखिए, आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया ऐश्वर्या जी, आपने कहा मोडस ऑपरेंडाई जी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप देखिए एक मोडस ऑपरेंडाई है, एक काम करने का तरीका है राहुल गांधी जी का और उनके परिवार का। क्या कारण था कि जब डोकलाम हुआ, आप याद करिए, डोकलाम के समय एक 72 दिन का स्टैंड ऑफ रहा और उसमें हमसे सवाल पूछ रहे थे, मगर अचानक एक दिन रात को देखने को मिला पूरा गांधी परिवार, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और भी लोग थे गांधी परिवार के, ये सारे लोग चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए। पहले तो मना किया, आप लोगों ने पहले ब्रेक किया इस न्यूज़ को, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला आए और बोले नहीं, हम तो चाइनीज टेंट में नहीं गए थे। बाद में मीडिया के हाथ में वो फोटो लीक हो गई, फिर वो फोटो दिखाया गया तो चुपके से बोलना पड़ा कि हाँ हम गए थे वहाँ पर। तो क्या कारण था रात के अंधेरे में इस प्रकार से जाके वो टेंट के नीचे बैठे थे? क्या कारण था कि बार बार चीन को लेकर जिस प्रकार का समर्थन ये गांधी परिवार कर रही है और भारतवर्ष को नीचे, आज भी देखिए एक फेक न्यूज़ को राहुल गांधी ने ट्वीट करके हिंदुस्तान के सैन्य नीति और हिंदुस्तान के विदेश नीति को पूरे विश्व में कमतर करके आंकने की चेष्टा की है, उसको धूमिल करने की कोशिश की है। देखिए, मुझे तो लगता है संबित पात्रा जी के पीछे संबित पात्रा जी का जो ये ना गलती कोशिश तब होता है जब मतलब 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे। अब तो मेरे पास ऐसे 10 इंस्टेंसेस हैं और मैं पूछूंगा बहुत सीरियसली रत्नाकर, ये एक प्लान, ये एक प्लान के तहत होता है ऐसा लगता है। जो एमओयू जो आ गया, फोटो आ गया, हाँ अरे वो फोटो आ गया, अभी आपने फोटो दिखाया ना, एमओयू साइन करते हुए शी जिनपिंग के पीछे कैसे,
हाँ ये फोटो देखिए, आएगा, हाँ। यही है ये वो फोटो जिसके कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए जिस प्रकार से माँ बेटे ने, जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल जी जाकर 2008 में उन्होंने मनमोहन सिंह को दरकिनार करके एक हस्ताक्षर किया था शी जिनपिंग के साथ और फिर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जी। और उसमें क्या क्या लिखी हुई थी? उसमें लिखी हुई थी हम सरकार के लेवल पे नहीं, हम पार्टी के लेवल पर भी एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, सारी बातें हम आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो इसी का नतीजा है। और खूब मोटा माल, बहुत पैसा कांग्रेस पार्टी को फिर शी जिनपिंग ने और चाइनीज पार्टी ने दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया था वह नतीजा, और राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। तो आप बताइए इसके पीछे एक षड्यंत्र है और सोचा समझा एक पूरा का पूरा जाल बिछाया हुआ है। तो ये आप मत सोचिए ये जो ट्वीट है ये राहुल गांधी की नासमझी है, ये बहुत सोच मैं समझ बिल्कुल नहीं समझ रहा हूं हिंदुस्तान को कैसे छोटा दिखाना है। राहुल गांधी नासमझ कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोबारा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जो आदमी ये कहे संबित पात्रा की राहुल गांधी नासमझ है, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूं। नासमझ नहीं है, बहुत सोचे समझे एक एक व्यक्तित्व। नहीं, इसमें ऐश्वर्या जी आप भी नहीं, मैं बता दूं। हाँ मैं इसमें बता दूं, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी तो मुझे भी डाउट होता है कि वो नासमझ ही हैं, मगर पीछे जो मम्मी श्री खड़ी हैं, माता श्री, वो समझाती रहती हैं बेटा ऐसा करना है, ये ट्वीट कर दो। आप देखो पीछे खड़ी हैं गाइड करने के लिए। खैर राहुल गांधी वो हस्ताक्षर भी बहुत मुश्किल से कर रहे होंगे, आपने देखा था ना एक बार किस प्रकार से लिखना पड़ा था डायरी पे, तो मोबाइल फ़ोन खोल करके देखना पड़ा था उनको। वो तो खुद हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते, मोबाइल फ़ोन करके देखना पड़ता है उनको। खैर गाइडिंग फोर्सेज हैं उनके पीछे, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं चाइना द्वारा उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और कोई समझदार व्यक्ति होता तो, आप समझदार हैं, यहाँ बैठे हुए हैं त्रिपाठी जी, वो समझदार हैं, क्या आप लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। आप जानते हैं देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है, देश को सम्मान करना है। कभी भी रत्नाकर जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समझदार व्यक्ति है। किंतु जो नासमझ होता है, जो समझदार नहीं होता है और जो दूसरों द्वारा गाइडेड होता है, वो इसी प्रकार का व्यवहार करता है, पैसे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए करता है, वो तो आप जानते ही हैं। खैर देखिए, आप लोग कितना भी लड़ लीजिए, ये टीवी डिबेट जीतने का विषय नहीं है। जनता जानती है कौन सेना के साथ खड़ा है और कौन अपने अपने स्वार्थों के कारण और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण देश के सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफत कर रहा है। यह आज हिंदुस्तान देख रहा है। और मुझे तो तकलीफ इस बात की हो रही है कि हिंदुस्तान में आज इसका डिबेट हो रहा है। पूरे विश्व में किसी देश में ऐसा डिबेट नहीं होता है। आतंकवादी पकड़े जाए तो क्यों आतंकवादियों को पकड़ लिया, इससे जन आक्रोश हो जाएगा, इनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं। ऐसा किसी जगह पूरे विश्व में आपने सुना है कि अमेरिका में, रूस में, किसी और कंट्री में इस प्रकार का डिबेट होता हो? कमाल, धन्य है ये पॉलिटिशियन इंडिया के, क्या क्या डिबेट करते हैं बताइए। 2 आतंकवादी पकड़े गए, मायावती जी बुआ भतीजे दोनों निकल कर आ गए कि क्यों पकड़ा है इनको, क्यों पकड़ा है इनको, छोड़ो, क्योंकि अभी तो इलेक्शन है, ये तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, इसमें जन आक्रोश हो जाएगा। कमाल की बात। सतीश जी आपके पास आऊंगा, अब बोलिए सतीश। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।